हेलो, नमस्ते बच्चों। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पेपर सेकंड निबंध एवं भाषा हिंदी साहित्य बीए पार्ट थर्ड इकाई प्रथम निबंध है बाबू गुलाब राय के प्रसिद्ध निबंध साहित्य का मूल्य निबंध के बारे में। साहित्य के मूल्य निबंध के बारे में चर्चा करेंगे। निबंधकार का परिचय पहले वाली वीडियो में आपको दे दिया गया है। अब इसमें लेखक बताता है कि साहित्य का मूल्य से क्या तात्पर्य है, मूल्य शब्द का क्या अर्थ है, प्रयोजन अर्थ का क्या अर्थ है, इसके बारे में बताता है। साधारणतः बोलचाल की भाषा में मूल्य शब्द का संबंध मोल भाव या क्रय विक्रय की मनोवृत्ति से है। सामान्य रूप से हम किसी चीज़ को सामान्य बोलचाल की भाषा में, आम भाषा में हम कहते हैं कि मूल्य शब्द का संबंध मोल भाव या कोई क्रय विक्रय करते हैं, उस मनोवृत्ति से है। उस शब्द के सुनते ही हमारे मन में क्या होता है कि भाई गोल गोल चांदी के सिक्के या कोई रुपए और पैसों से उसका अर्थ लगाया जाता है। वर्तुलाकार रजत खंडों से जिनका प्रत्यक्ष दर्शन आजकल कुछ दुर्लभ हो गया है। लेखक कहता है कि भाई क्रय विक्रय या मूल्य शब्द हम तो ज़्यादातर किससे लगाते हैं, वर्तुलाकार रजत खंडों, तो मतलब गोल चांदी के सिक्के बताया है। वर्तुलाकार गोल और रजत खंडों चांदी के सिक्के जिनका प्रत्यक्ष दर्शन आजकल कुछ दुर्लभ हो गया है, मिलना कठिन हो गया है। उसके प्रतीक स्वरूप मुद्राओं का आकर्षण रूप सामने आ जाता है। अंग्रेजी भाषा में हम क्या कहते हैं, वैल्यू शब्द का अर्थ हिंदी की अपेक्षा अधिक व्यापक हो गया है। मूल्य शब्द का अंग्रेजी में क्या है, हिंदी में मूल्य शब्द अंग्रेजी में हम वैल्यू शब्द का अर्थ हिंदी की अपेक्षा अधिक व्यापक हो गया है, किंतु वहाँ तक भी वह आर्थिक व्यंजना से निर्मुक्त का अर्थ है रहित। शब्द आया है निर्मुक्त, निर्मुक्त का अर्थ है रहित, से नहीं है, और शायद इसी कारण विशुद्ध कलावादी कला को सब मूल्यों से परे मानते हैं। मतलब वो कलावादी हैं, वो मूल्य शब्द का अर्थ पैसों से नहीं जोड़ते हैं। मूल्य और प्रयोजन में क्या अंतर होता है, निबंधकार कहता है कि मूल्य और प्रयोजन के संबंध में दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हुए निबंधकार कहते हैं कि बोलचाल की भाषा में मूल्य शब्द का अर्थ होता है, मूल्य शब्द का हम सामान्य तौर पर तो मोल या भाव या क्रय विक्रय की मनोवृत्ति से लगाते हैं। अंग्रेजी में मूल्य शब्द वैल्यू शब्द का प्रयोग करते हैं, जिनका अर्थ है मूल्य की अपेक्षा अधिक व्यापक माना गया है। पर यह भी शब्द आर्थिक व्यंजना से मुक्त नहीं हो पाया। वैल्यू किसको, मूल्य को कहते हैं रुपए पैसों, भाई इसके कितने दाम हैं, तो ये अर्थ से संबंधित हो गया है। इसी कारण विशुद्ध कलावादी कला को सब मूल्यों से परे मानते हैं। साहित्य के साथ मूल्य शब्द जुड़ा हुआ है। इस संबंध में लेखक ने विचार किया है कि साहित्य के साथ जुड़ा मूल्य शब्द उपयुक्त है या नहीं। इसके बारे में लेखक ने कहा है कि भारतीय साहित्य में प्रचलित प्रयोजन शब्द को अधिक मूल्यवान समझा है।
साहित्य के लिए मूल्य शब्द के प्रयोजन, कि भाई साहित्य लिखने का लेखक का क्या प्रयोजन हो सकता है, क्योंकि यह शब्द आर्थिक व्यंजना से मुक्त है, इसमें पैसों से संबंधित अर्थ भाव इसमें नहीं है। मूल्य शब्द पर विचार करते हुए लेखक कहते हैं कि सामान्य रूप से तो हमें उसी को मूल्यवान कहते हैं जो सीधे तौर पर हमारे उपयोग में आ जाए। कोई वस्तु मूल्यवान कब होती है? जब किसी चीज़ की आपको आवश्यकता पड़ी, आप पढ़ रहे हो, पढ़ते समय आपको पेन की ज़रूरत थी और वो पूर्ति हो गई, आपके उसका मूल्य आपके समझ में आ गया कि मूल्य हमें आपको क्या हो गया, जब पेन चाहिए था तो आपको पेन मिल गया। धन को मूल्य का प्रमुख रूप इसीलिए माना गया है क्योंकि इसके द्वारा हमें बहुत सी उपयोगी वस्तुएं प्राप्त हो सकती हैं। ये उपयोगी वस्तुएं हमारी आवश्यकताओं को क्या करती हैं? पूरा करती हैं, इसीलिए मूल्यवान समझी जाती हैं। क्योंकि हमारी आवश्यकताएं भौतिक जगत तक ही सीमित नहीं रहती, आध्यात्मिक जगत को तक भी हो सकती हैं। अब कलावादियों के संबंध में निबंधकार कहता है कि कलावादियों ने मूल्य किस प्रकार बताया है, कला का मूल्य किस प्रकार प्रकट किया है। निबंधकार ने बताया है कि कलावादियों ने कला की उपयोगिता को अपावन गंध से दूर माना है। अपावन, अपवित्र गंध, अपावन गंध, अपवित्र गंध या सुगंध, अपवित्र गंध से दूर माना है। उनका मानना है कि अपनी सौंदर्यजन्य प्रसन्नता देने के कारण कला उपयोगी हो सकती है। उदाहरण के संगीत थके हुए मन को क्या देते हैं? शांति देने का कारण वो क्या हो गई? मूल्यवान हो जाते हैं। आप यदि किसी कार्य को कर रहे हो, आपका दिमाग है वो अशांत हो रहा है, आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है और कोई अन्य कार्य में आपको थकान महसूस हो रही है, तो उस टाइम आप क्या करते हो? गाना सुनते हो। गाना सुनते ही आपके मन में एक शांति प्रदान होती है। तो उस कलावादियों की कला को तभी महत्व मिला जब आपके मन को क्या मिली? उस गाने को सुन करके आपको शांति मिलती है। मन है एकदम प्रफुल्लित हो जाता है और तरोताज़ा होता है और वापस जब आप पढ़ाई करने के लिए बैठते हो तो आपका मन है वो लगने लगता है, या कोई अन्य कार्य यदि कर रहे हो आप तो उसमें आपका मन है वो लगने लगता है। क्योंकि थके हुए मन को शांति प्रदान करना ही उसकी उपयोगिता की दृष्टि से बहुत ही बड़ा मूल्यवान माना जाता है तथा आत्मा को संतुष्टि प्राप्त होती है। यदि किसी धार्मिक व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित करें तो वह घर की चिंताओं को छोड़कर ईश्वर भक्ति में ही मग्न रहता है। इसके लिए वही बहुत बड़ा मूल्यवान है। ये भक्ति उनके मूल्यवान कब होगी? जब उनका मन है भगवान की भक्ति में लग जाता है और वो एकदम शांत हो जाता है। प्रश्न ये उठता है कि मूल्य भिन्न भिन्न व्यक्तियों की रुचि वैचित्र्य के अनुसार अलग अलग अर्थ तलाशने लगते हैं, अलग अलग अर्थ लगाते हैं, अलग अलग तरीके से अलग अलग तरह प्राप्त होते हैं। अब इस चैप्टर में बताया गया है, निबंध में बताया गया है कि मनुष्य और पशुओं में क्या अंतर होता है। भाई कौन सी चीज़ है वो मनुष्य को पशु से अलग करती है। निबंधकार ने इस निबंध में स्पष्ट करते हुए कहा है कि मनुष्य सत्य होने के कारण मिट्टी के ढेले की तरह प्राकृतिक नियमों से बंधा हुआ है। हम भी बंधे हुए हैं, पशु पक्षी हैं वो भी बंधे हुए हैं, और सजीव होने के नाते प्राणी शास्त्र संबंधी आवश्यकताओं के कारण
पशुओं का समान धर्मी है। हम भी क्या हैं, उनके समान ही समान धर्मी हैं, क्योंकि उसमें भी क्या होती है, पशुओं की तरह हमें भी क्या लगती है, आहार, भूख लगती है, भोजन चाहिए हमें भी, निद्रा आती है, नींद आती है, अर्थात नींद आती है, भय लगता है, डर लगता है, मैथुन आदि गुण विद्यमान रहते हैं। दोनों में अंतर केवल इतना ही है कि मनुष्य में इन बातों में कुछ मानसिक पक्ष रहता है, अपने बुद्धि तत्व की प्रधानता है। हम उसके बारे में सोच करके उस चीज़ का आनंद उठा सकते हैं, लेकिन पशु उसका आनंद नहीं उठा सकते। हमारे में क्या होता है, जो मानसिक पक्ष है वो रहता है। आप किसी चीज़ को खा कर के आनंद लेकर के बता सकते हो कि मुझे इतना बढ़िया लगा या इतना अच्छा लगा, इतना स्वादिष्ट लगा, लेकिन पशु हैं वो खाकर ये नहीं बता सकते। आप हंस सकते हो, हंस कर अपनी खुशी पर बयान कर सकते हो, लेकिन पशु नहीं कर सकते। यह मनुष्य में क्या होता है, पक्ष प्रधान होता है, जबकि पशुओं में नहीं होता है। मनुष्य मानसिक पक्ष के कारण ही आनंद की अनुभूति अधिक से अधिक कर लेता है। मतलब पशु और मनुष्य में अपन दोनों में यही अंतर है कि भाई पशु है किसी चीज़ को खाकर या उसके बारे में आनंद प्राप्त नहीं कर सकते, और हम आनंद प्राप्त करते हैं। किस कारण, मानसिक पक्ष के कारण। मानसिक पक्ष के कारण हम पशुओं से भिन्न होते हैं, कुछ हमें अलग दिखाई देते हैं, लेकिन प्राकृतिक रूप से तो हम मनुष्य और पशु दोनों ही क्या होते हैं, समान होते हैं। लेकिन जो मानसिक पक्ष है वो हमें अलग करता है, क्योंकि हम किसी खाद्य पदार्थ को खा करके या किसी अन्य चीज़ का आप आनंद उठा सकते हो, वो पशु पक्षी नहीं उठा सकते। आधा जो अपना निबंध है वो अगले वीडियो में चर्चा करेंगे।